महोदय ने लंबे समय तक इस पूरे प्रकरण से जुड़े रहे। आज रिटायरमेंट की बात भी और उसके साथ साथ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो भी कंसीडर करने लायक तथ्य होंगे उसके आधार पर उनका फैसला क्या होगा, क्योंकि जो लंबी फहरिस्त थी आरोपियों की उनमें अलग अलग तरीके के चार्ज लगाए गए थे। तमाम लोगों की भूमिका कुछ अलग अलग तरीके से थी और आईपीसी की उन धाराओं के बाद साक्ष्य एविडेंस लॉ के तहत कितना रख पाई है सीबीआई विशेष अदालत में सीबीआई की, अब यहां पर जज पर यह निर्भर करता है। और 2000 पन्नों का यह फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है माननीय जज एसके यादव ने। अब यहां पर यह देखना होगा कि वो लोग जो कि इस पूरे प्रकरण में शामिल थे या उनकी भूमिका पाई गई थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमे में कई मोड़ आगे भी आते रहे, धाराएं बदलती भी रही या एड ऑन भी होती रही, तो अब उनके लिए आज का दिन क्या कहेगा। हालांकि 2-3 लोगों को हमने आपको सुनाया भी कि वो खुद क्या कह रहे हैं या उनके अधिवक्ता किस तैयारी से वहां पर पहुंचे हैं। सजा का प्रावधान उन धाराओं में अधिकतम कितना है और कितना मिनिमम है। अगर मिनिमम है तो फिर उसके बाद अगर सजा हो भी जाती है तो एंट्रीम बेल के लिए या फिर जमानत के लिए आगे क्या वो तैयारी करके आए हैं। उमा भारती जो कि ये मानकर बैठी हैं कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो भी मैं कहीं अपील नहीं करूंगी। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने। मनोज जी, फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है जज महोदय ने और तस्वीर मुझे लगता है जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कम से कम 1-2 लाइन जो अंडरलाइन होगी उससे स्पष्ट हो जाएगी कि रुख है क्या। एक्चुअली दरअसल इस तरह का निर्णय में यही होता है क्योंकि सारे पेजेस तो नहीं बल्कि उसका निचोड़ क्या है और वही हमारे और आप सबके काम का है और यही आरोपियों के लिए भी होता है। और सजा में देखा क्योंकि 2000 पन्ना पढ़ना संभव नहीं है, उसका 2-3-4 पेज का विश्लेषण होगा जिसमें परिणाम होगा, जज का जो निर्णय होगा और उसी आधार पर चीजें होंगी। लेकिन अतुल जी, बीच में आपके मैं कई सवाल और कई लोगों को बयान देख रहा था। तत्कालीन अगर कुछ बयानों की बात कर ली जाए, क्योंकि समय कम है, निर्णय अब आ ही जाना है, तब उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। तो नरसिम्हा राव का बयान देखिए तो उन्होंने कहा था कि मंदिर और मस्जिद दोनों का हम निर्माण करेंगे। आडवाणी जी ने कहा था कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, जो हुआ दुखद हुआ। और कल्याण सिंह जो उसके मुख्य आरोपियों में है, वो तो उस समय उन्होंने ये उनका बयान था कि जो कुछ हुआ मेरे इशारे पर हुआ, मेरे आदेश पर हुआ। और अतुल जी, इन सब के बयान बाहर और बयान कोर्ट के अंदर दोनों में बहुत फर्क है। अब उन चर्चा का मुझे लगता है आज के बाद इस पर तो विराम लग ही जाएगा परिणाम आने के बाद। लेकिन दो चीजें हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि सजा का निर्णय सुझाए जाने के बाद ही परिस्थितियां तय होंगी कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है। या अतुल जी, मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि बिहार का चुनाव घोषित हो चुका है और उस दौरान इनकी रथ यात्रा को रोकना, लालू यादव काफी सुर्खियों में तो हीरो बने थे। तो विपक्ष को बड़ा कदम फूंक फूंक के निर्णय मतलब बयान देना है, सोचना पड़ेगा आज के परिणाम आने के बाद, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं। जिस बहुसंख्यक वर्ग को नकारते हुए विपक्ष अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़े होकर बयान देता रहा, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा कि विगत काफी दिनों में बदली परिस्थिति में उसमें बदलाव आया है। तो राजनीति शुरू होगी। मैं फिर कह दूं, जज के निर्णय के बाद फिर राजनीतिक बयान आएंगे, राजनीतिक शुरुआत होगी। और मथुरा के मामले में 30 सेकंड आपसे लूंगा मैं। जी जो 2 दिन पहले अभी वहां केस दायर हुआ है, सन 1968 में जब एक समझौता हो गया था मस्जिद और मंदिर के, जो दोनों वहां पे अस्थायी रूप में थे, कृष्ण जन्मभूमि की जो संस्था है, दरअसल आज भी उस पूरी जमीन का टैक्स या ट्रेजरी में नाम उसी का दर्ज है। तो वो तथ्य परक कहीं ना कहीं मुकदमा आगे चलेगा और मौजूदा सरकार को या जो लोग उससे जुड़े रहे हैं उनको फिर ये बड़ा मुद्दा मिलना है। क्योंकि आप ये मत भूलिएगा कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये चर्चा भी शुरू हो चुकी थी। अब आज के दिन के बाद कितनी बढ़ेगी ये देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने जो कही कि राजनीतिक बयानबाजी, विपक्ष बड़ा सधा हुआ बोल रहा है, सहमा हुआ बोल रहा है, या फिर वो सोच रहा है कि इस पर अभी क्या बोलें। लेकिन बिहार का आपने जिक्र किया, लालू यादव का आपने जिक्र किया, हमने सदन के अंदर सुना था लालू अपने ही अंदाज में कैसे कहते रहते थे कि देखिए आडवाणी जी को हमने रोका था, सम्मान के साथ रोका था, सर्किट हाउस में भिजवा दिया था। वो रथ यात्रा का दौर था। आज एक दौर बिहार में अलग चल रहा है। लालू अस्वस्थ हैं, वो इस वक्त सक्रिय नहीं है, लेकिन दोनों सुपुत्र सक्रिय हैं
और सुपुत्र ट्रैक्टर पर सक्रिय है। एक बेटा ट्रैक्टर चला रहा है, वो तस्वीर आपने देखी होगी, और एक बेटा जो है ट्रैक्टर की छत पर बैठा हुआ है, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। तो वो रथ यात्रा का दौर, आज ट्रैक्टर यात्रा का दौर चुनावी दौर में है। आज के बाद शायद जो भी फैसला आएगा उसके दोनों तरह के परिणाम निकल सकते हैं, या मुद्दा बिहार में कम से कम शायद चर्चा में आ सकता है। ये एक राजनीतिक एंगल भी इसका है। लेकिन अब यहां पर जिन नेताओं की बात हम कर रहे हैं, जो बड़े नाम यहां पर हैं, उसमें कुछ ऐसे बयान आप देखिए। अब जब उमा भारती का हम जिक्र करते हैं यहां पर, वो अभी भी देखिए अपनी बात पर अडिग है, और वो यहां तक कह चुकी हैं मनोज जी कि मैं अगर कोई सजा भी मिल जाती है तो अपील तक नहीं करूंगी, क्योंकि गलत ऐसा कुछ किया नहीं है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए हमने किया, हमने वो कदम उठाया क्योंकि वो ढांचा ही वहां पर गलत तरीके से बनाया गया था, हमारे मंदिर को तोड़कर, और ये बात कोर्ट में आ गई है। इस तरीके का स्टैंड भी अभी तमाम नेताओं का है। आपने कल्याण सिंह के उस बयान का जिक्र किया कि हो सकता है कोर्ट के अंदर कुछ, लेकिन बाहर वो बार बार कहते रहे कि मेरे इशारे पर हुआ। अतुल जी, मैं 3 लोगों को बयान की बात करूंगा। उमा भारती का बयान तब भी यही था कि मैं सिर काट दूंगी, सैकड़ों बार ऐसा करूंगा, मुझे कोई खेद नहीं है। अशोक संघल जी नहीं रहे, उन्होंने इस पर बाबाही अपने अपने कार्यकर्ताओं को शाबाशी दी, और खुद उसमें वो चोटिल हुए थे। उन्होंने कभी नकारा नहीं कि हमने ये काम नहीं किया है। तीसरे बाला साहब ठाकरे, जिनका चर्चा में नाम नहीं है, जो भी स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने भी कभी इस मस्जिद ढहाने को लेके और मंदिर न्यास को लेकर के जो अभियान चला था, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और वो हमेशा जी राम का होगा, हम यहाँ नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि दरअसल बहुत सारे ऐसे हैं जो आज तो उन बातों को मानते हैं, लेकिन अतुल एक बात का मैं फिर बार बार आपसे वही जिक्र रिपीट करूंगा कि परिणाम आने के बाद के बयान हमको आप देखने होंगे। दूसरे शब्द कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है, वो अगर सजा होती है तो उसका कहीं न कहीं आपको शायद हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, राजनीतिक तौर पर आज ना सिर्फ वो मजबूत हैं, बल्कि इसका परिणाम उनको मिल रहा है, क्योंकि राम के नाम पर राजनीति का आरोप उन पर ही लगता था, और ये कहा जाता था कि ये दाग कभी जाएगा नहीं और ये मुद्दा कभी हटेगा नहीं। वो मुद्दा तो हट गया, उस मुद्दे से जुड़े तमाम जो और चीजें हैं उस पर आज फैसला आएगा। क्या आएगा वो दोनों हाथों में आप लड्डू के तौर पर देखें, या फिर विपक्ष किस तरीके से इसमें घिरा हुआ है, इस तौर पर भी हम देख सकते हैं। मनोज जी हमारे साथ आप बने रहिए। मेरे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं यशोदा हॉस्पिटल के सामने से ही। जतिन, कल्याण सिंह जो कि इस पूरे प्रकरण के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, आज अस्वस्थ हैं, कोरोना संक्रमित हैं, स्वास्थ्य में तेजी से सुधार, लेकिन उनको किस तरीके से इस पूरे प्रकरण से जुड़ाव है, सुबह से वो टेलीविजन के जरिए इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय यशोदा अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। ये कौशाम्बी है जहां पर ये यशोदा अस्पताल है, आप तस्वीरें भी देख लीजिए। और इसी अस्पताल में कल्याण सिंह एडमिट हैं, और क्योंकि अस्पताल से हमारी बात हुई, कोविड-19 का इलाज क्योंकि यहाँ चल रहा है, उनका कोरोना का इलाज चल रहा है, तो ऐसे में निश्चित है उनकी जो पल पल की जानकारी है वो अस्पताल से ली जाती है। और उस जानकारी में ये भी है क्योंकि उन्हें कोविड-19 का अलग से एक वार्ड मिला है और निजी एक रूम मिला है जहां पर वो लगातार सुबह से टीवी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक उत्सुकता जरूर कही जा सकती है कि उनके मन में है, और लगातार वो चैनल्स बदल बदल कर भी देख रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें सुबह से इस अस्पताल के भीतर उस वार्ड में चल रही हैं जहां पर 16 तारीख को लखनऊ से यहां रेफर किए गए थे कल्याण सिंह। और ये बता दें कि सुबह से वो टीवी देख रहे हैं, इस बात की भी हमने जानकारी ली, अस्पताल ने ये तमाम बातें बताई हैं। अब निश्चित है कि फैसले की घड़ी का इंतजार उन्हें भी है, क्या कुछ फैसला आएगा उस पर भी वो पल पल की अपडेट यहां पर लगातार ले रहे हैं। जी जतिन, चूंकि कोविड पेशेंट हैं इस वक्त कल्याण सिंह, लेकिन तमाम उनके ऐसे चाहने वाले अभी भी हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनके चाहने वाले, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव है। हालांकि वहां पर किसी को अनुमति नहीं है, और अगर इस तरीके से वो अस्वस्थ नहीं होते तो बहुत संभव, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, वो कोर्ट में भी चले गए होते, वहां पर वो उपस्थित भी होते। आज इस पूरे प्रकरण में उनको जानने वाले, चाहने वाले किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि कल्याण सिंह वो शख्सियत जिनको आरोपी के तौर पर तो हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन खुलकर कई मंचों से उन्होंने कई बार कहा, जैसा मनोज जी जिक्र कर रहे थे, जो कुछ हुआ मुझे कोई उस पर पीड़ा नहीं है, और जो हुआ वो मेरे इशारे पर हुआ।
देखिए बिल्कुल अलग अलग मंचों की जहां बात करें तो काफी बेबाकी से उन्होंने इस विषय में अपनी बातें रखी और खुद वो कहते रहे जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट में ये देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ उनके वकील की तरफ से, क्योंकि वो यहाँ पर कोविड के पेशेंट हैं तो जा तो वो सकते नहीं है, ये निश्चित तौर पर बात है। जहां तक बात करीबियों की है तो निश्चित है उनके करीबी फोन पर उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और अन्य डिजिटल माध्यम से उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ कल्याण सिंह के परिवार से उनके बेटे आते हैं और वो अस्पताल में उस वार्ड के बाहर मौजूद रहते हैं, जैसा कि अस्पताल से हमारी बात हुई। हालांकि एक अच्छी बात ये है कि उनकी जो हालत है उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। 16 तारीख से लेकर अब तक काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है सुबह से, क्योंकि एक उत्सुकता जरूर उनके मन में देखी गई और लगातार वो टीवी सुबह से ही देखना शुरू हो गए थे, ये बात हमें अस्पताल ने बताई। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ की बात करें तो उनके चाहने वाले, उनके करीबी तो यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि इलाज कोविड का है, लेकिन जो उनके बेटे हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा डिजिटल माध्यमों से वो लगातार लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो यशोदा हॉस्पिटल में इस वक्त कल्याण सिंह जो कि भर्ती हैं, कोविड का उनका इलाज चल रहा है, कोविड संक्रमित थे वो, लेकिन अब यहां पर मैंने 2 डिटेल जानकारी जो आपको दी अपने तमाम सहयोगियों के जरिए कि ना सिर्फ वो टेलीविजन के माध्यम से लगातार सुबह से मॉनिटर कर रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ खुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उन तमाम अन्य लोगों के पास भी यह विकल्प है कि वो कोर्ट का फैसला सुनेंगे जो कि इस प्रकरण में आरोपी हैं लेकिन वहां उपस्थित नहीं हो सकते। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, कोर्ट के अंदर इस वक्त प्रक्रिया पूरी हो गई और फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है जज महोदय ने, बाहर की हलचल अभी वैसी ही जो आपने तस्वीर इसके पहले दिखाई थी कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस के लोग हैं, सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं, या किसी और तरीके की मूवमेंट? देखिए, मैं कुछ दूरी पर मौजूद हूँ और देख सकते हैं ये मेरे पीछे बैरिकेडिंग की गई है। साफ तौर पे चारों तरफ पुलिस की जो मौजूदगी है वो नजर आ रही है। कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ आ जा नहीं सकता। साफ तौर पर अगर बात करें तो पूरी तरह से लोगों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोग हैं, मीडिया के लोग हैं या इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आने की अनुमति है। उसके अलावा कह सकते हैं कि अगर देख सकते हैं कि ये रास्ता पूरी तरीके से ये रास्ता पूरी तरीके से बंद किया गया है। बाकायदा बैरिकेडिंग चारों तरफ की गई है। सिर्फ पुलिस और पुलिस के लोग ही नजर आ रहे हैं, हर तरफ नजर आ रहे हैं। बाकायदा पूरा जो कह सकते हैं पूरा ये इलाका है छावनी में तब्दील है और साफ तौर पे इंतजार है लोगों का, जो फैसला आता है वो क्या आता है और साफ तौर पे उसको लेकर लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार भी है। चलिए रवि, हमारे साथ आप बने रहिए। हम इस बीच में जानकारी दे दें कि जो फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है माननीय जज ने, 2000 पन्नों का यह फैसला, और जज एसके यादव बाबरी केस में अपना फैसला पढ़ रहे हैं। उनके ऊपर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च अदालत की तरफ से रखी गई थी। रिटायरमेंट की तारीख अलग थी, लेकिन उनको यह जिम्मेदारी दी गई और अब जब इस पूरे प्रकरण में वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं तो वहीं देखना होगा कि जो मार्क लाइन है वो सिमट सकती है और उसी से पता चल जाएगा कि असल में कोर्ट का इसमें रुख क्या है। क्योंकि हमने तमाम अभियुक्तों के या उन आरोपियों के अधिवक्ताओं को सुना जो कि अपने मुवक्किल की पैरवी कर रहे थे इतने सालों से अलग अलग जगहों पर, और तमाम गवाहियां जो हुई, तमाम जो दस्तावेज रखे गए, साक्ष्य रखे गए, उसके आधार पर उनका मानना है कि यह मुकदमा क्विटल हो जाएगा या फिर इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है। सीबीआई ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है जिन लोगों के खिलाफ भी चार्ज किया गया था। 32 जो आरोपी बचे हुए हैं उन लोगों के खिलाफ कुछ खास सीबीआई इकट्ठा नहीं कर पाई है। अब यह बात कितनी कंसिडरेबल है या फिर कितना ज्यादा इसकी व्यवहारिकता है, ये कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके के मुकदमे थे, जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं, उन धाराओं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बहुत संभव कई ऐसे नाम हैं जिनको कन्विक्ट किया जाएगा या फिर उनके खिलाफ कन्विक्शन होगा। अब सजा कितनी होगी, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आरोपी से अगर वो दोष सिद्धि में आते हैं तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ सजा कितनी होगी, कितनी अधिकतम या कितनी मिनिमम, और फिर उनके पास आगे का विकल्प क्या होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आगे भविष्य में अभी इस पर लगातार चर्चा भी रहेगी। लेकिन अब इंतजार है कि वो अंडरलाइन क्या निकलेगी, क्योंकि जो प्रारंभिक तौर पर 2000 पन्नों में शुरुआत की गई होगी, मोटा मोटा ब्यौरा जज महोदय रख रहे होंगे कि मुकदमा क्या, कब से, किस प्रकरण में, किन लोगों पर और किस आधार पर किया गया, और उसके बाद उसका जो सार होगा, जो अंततः नतीजा निकलने वाला है, वो लाइन जब आएगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम जो प्रमुख लोग थे
जो कि बड़े नाम, बड़ी शख्सियत, अलग अलग दल कहें या फिर किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए, वो सभी आरोपी के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। और कुछ लोग जो कि यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। वो लालकृष्ण आडवाणी हो, तमाम अन्य नाम हो, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस कानूनी प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया गया है। आज महत्वपूर्ण दिन उनके लिए भी है, तारीख उनके लिए भी है, क्योंकि एक तरफ उनका रोल उसमें कैसा था, उस पर राजनीति कैसी हुई, आरोप प्रत्यारोप कैसा हुआ, वो लंबा समय था। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। ये जज ने इस फैसले को पढ़ते हुए कहा है, यानी सुनियोजित घटना नहीं थी, ये कोई साजिश नहीं थी। इस लाइन को आप समझिए और अंदाजा लगाइए। जज एसके यादव पढ़ रहे हैं फैसला और उन्होंने कहा कि यह घटना कोई साजिश नहीं थी, या फिर कहें कि उनके शब्द में कि यह पूर्व नियोजित या सुनियोजित नहीं थी। अगर कोई सुनियोजित चीज होती है तो वही साजिश का हिस्सा मानी जाती है, या साजिश उसके हिसाब से रची जाती है। एक लाइन, बहुत महत्वपूर्ण लाइन इस पूरे घटनाक्रम में, और जो फैसला पढ़ रहे हैं जज एसके यादव, उन्होंने जो फैसले में यह लाइन पढ़ी है कि यह घटना तथ्यों के आधार पर साजिश नहीं, या फिर हम कहें उन्हीं के शब्दों में कि पूर्व नियोजित नहीं है। मैं साजिश शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा क्योंकि मुकदमा यहां पर कुछ लोगों पर जो किया गया है उसमें 120 भी लगाई गई है, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या फिर साजिश रचने का आरोप है। लेकिन जज ने अपने फैसले को पढ़ते हुए ये लाइन यहां पर मार्क की है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जज एसके यादव जो कि फैसला पढ़ रहे हैं, उनका यह कहना है फैसला पढ़ते हुए कि यह घटना, ये जो प्रकरण हुआ, ये पूर्व नियोजित यानी सुनियोजित नहीं था। और इसको अगर हम दूसरे शब्दों में ले जाकर देखें तो इसको हम अंदाजा लगा सकते हैं या इस पर आकलन कर सकते हैं कि ये साजिश नहीं थी। ये बड़ी बात है। इसी पर फैसला आना था कि क्या ये एक त्वरित घटना थी, लोगों का आक्रोश था, लोगों की पीड़ा थी, उस घटना में क्या हुआ, या फिर इससे इतर लोगों को इकट्ठा किया गया, वहां पर उन तमाम लोगों को ले जाकर साजिशन, एक साजिश के तहत, एक पूर्व योजना के तहत, एक पूरी प्रतिबद्धता के तहत इकट्ठा करने के साथ उनको मोटिवेट किया गया, और तब यह हुआ। क्योंकि अलग अलग बयानों को आप देखिए, लालकृष्ण आडवाणी ने खेद जाहिर किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, दुखद हो गया। कल्याण सिंह का जिक्र हमने इसके पहले भी किया, उनका बार बार यह कहना अलग अलग मंचों पर कि जो हुआ मेरे इशारे पर हुआ। उमा भारती अभी भी फांसी को तैयार, लेकिन वो कहती हैं कि अगर सजा भी हो जाए तो मैं अपील नहीं करूंगी। लेकिन अब जब जज महोदय फैसला पढ़ रहे हैं तो जज एसके यादव ने अपने फैसले को पढ़ते हुए कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में ये एक लाइन जरूर दिखाई दे रही है कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी सुनियोजित घटना नहीं थी। और इसको हम दूसरे शब्दों में ले जाकर कहें तो यह साजिश नहीं थी। आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपके सामने, यह घटना पूर्व नियोजित नहीं माना है जज ने। सीबीआई पर, सीबीआई की विशेष अदालत में इसी बात की जिम्मेदारी थी कि वो अगर साजिशन इस पूरे प्रकरण को देख रही है और उसके आधार पर उसने धाराएं लगाई हैं, उसके आधार पर उसने इन लोगों को आरोपित किया है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी इसकी थी कि उस आरोप को वो सिद्ध करें। लेकिन एक लाइन में स्पष्ट ये हो रहा कि सीबीआई कम से कम वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। कोर्ट में फैसला पढ़ते हुए जज ने जो बात कही है, यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी साजिश नहीं माना है इससे कोर्ट ने। आगे क्या है ये आप देखते रहेंगे। उनकी बेटी प्रतिमा आडवाणी भी मौजूद है। आज इस फैसले का इंतजार लालकृष्ण आडवाणी को भी होगा। इसलिए जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति, जो रथ यात्रा जिस तरीके से पूरे आंदोलन को फिर से जो हम आपको दिखा रहे थे, देखिए लालकृष्ण आडवाणी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यही है कि घटना में साजिश के पुख्ता सबूत नहीं है, पूर्व सुनियोजित ये घटना नहीं थी। इस घटना को जज महोदय ने कहा है कि यह सुनियोजित नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो कुछ हुआ अचानक हुआ है। आपको बता दें, यह बड़ी लाइन
जो कुछ हुआ है ये अचानक हुआ है, कोर्ट ने कहा। ये तस्वीर भी आप देखते रहिए और बड़ी खबर भी आपको बता दें, लालकृष्ण आडवाणी अपनी सुपुत्री के साथ, अपने अधिवक्ता के साथ और अपने कुछ करीबियों के साथ इस वक्त अपने घर पर मौजूद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, कोर्ट के फैसले को ससम्मान सुन रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं कि एक तो ये लाइन कही है कोर्ट ने कि ये पूर्व नियोजित नहीं थी, दूसरा ये अचानक हुआ है, ये सब कुछ अचानक हुआ, यानी ये घटना अचानक हुई। कोर्ट में ये भी फैसला पढ़ते हुए जज महोदय ने कहा है। हम आपको जज महोदय के फैसले की जो बारीकियां हैं वो बता रहे हैं, उसके साथ साथ एक अहम जानकारी और मैं आपको दूं। कोर्ट के अंदर जो तमाम लोग मौजूद हैं वो तस्वीर भी हम आपको बहुत जल्दी दिखा देंगे। जज एसके यादव ने अपना फैसला पढ़ने के साथ साथ इन दो बातों का जिक्र किया है। बड़ी खबर, सभी आरोपी बरी, सभी आरोपी बरी। पूर्व जानकारी, पूर्व सुनियोजित ये कोई घटना नहीं थी, साजिश नहीं थी, साजिश मानने से इनकार किया है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बाबरी विध्वंस मामले में 32 लोग जो कि अभी इस वक्त थे, जिन पर मुकदमा चल रहा है, जिसमें से 26 कोर्ट में मौजूद हैं, जिसमें से 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं, वो सभी इस मामले में बरी हो गए। अंडरलाइन 1, बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी सभी लोग बरी कर दिए हैं कोर्ट ने। बरी करते हुए कोर्ट ने कहा, इसके पहले जो उनकी मार्किंग लाइन थी, उस मार्किंग लाइन में स्पष्ट हो गया। कोर्ट ने कहा कि पहला, यह घटना पूर्व सुनियोजित नहीं थी, दूसरा, साजिश के कोई प्रमाण नहीं है, यानी दोनों बिंदुओं पर सीबीआई स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। 300 से ज्यादा गवाह, तमाम पेशियां, तमाम ट्रायल, उसके बावजूद सीबीआई एस्टैब्लिश नहीं कर पाई कि इस पूरे मामले में इन लोगों का रोल कैसा था, साजिश रची गई थी या नहीं थी, साजिश रचने वाले कौन लोग थे। जज एसके यादव ने इस आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अंडरलाइन 1 है, एक तो बरी हो गए सभी आरोपी, और किस आधार पर कि यह घटना साजिश नहीं थी, कोई पूर्व योजना नहीं थी, कोई वहां पर साजिश रचकर लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया था। जो कुछ हुआ अचानक हुआ, अचानक किन परिस्थितियों में हुआ, इस फैसले में आगे विस्तृत तौर पर उसको हम देखेंगे कि कोर्ट ने क्या लिखा है, कोर्ट ने क्या माना है। माननीय जज ने अपने विवेक के बाद उस पर उन तमाम साक्ष्यों को सुनने के बाद, गवाहों को सुनने के बाद अपना फैसला क्या दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बाबरी विध्वंस के सभी आरोपी बरी हो गए हैं। लालकृष्ण आडवाणी को आपने देखा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे और तमाम वो आरोपी, ब्रजभूषण शरण सिंह, विनय कटियार, साक्षी महाराज, साध्वी रितंबरा, लल्लू सिंह, तमाम ये लोग जो कि वहां पर मौजूद थे, उनके अधिवक्ता वहां पर मौजूद थे, उन लोगों का भी ये मानना था और वो ससम्मान कह रहे थे कि हमें लगता है कि शायद ऐसा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी जाए तो हमें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सजा भुगतने को भी तैयार हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला आने दीजिए और अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। बाबरी विध्वंस पर सबसे बड़ा फैसला, सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने तमाम आरोपियों को बरी किया इस आधार पर क्योंकि इनके खिलाफ साजिश रचने का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है सीबीआई। कुछ और मुकदमे अलग अलग धाराओं में जरूर हैं, उस पर आगे कोर्ट का रुख क्या होगा हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यह है कि सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं, यह अपने आप में बड़ी खबर। बाबरी विध्वंस पर सबसे बड़ा फैसला और फैसले की तारीख में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है कोर्ट ने। यहां पर सबसे मुख्य बिंदु यही था कि कोर्ट ने माना कि कोई भी यहां पर जो आरोप हैं वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं क्योंकि साजिश रचने जैसा कोई आरोप यहां पर नहीं बनता, साजिश रचने के कोई प्रमाण यहां पर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यह घटना पूर्व सुनियोजित नहीं दिखाई देती है और अगर सुनियोजित नहीं है तो वो साजिश नहीं हो सकती। यह घटना त्वरित है, अचानक से हुआ यह मामला है, अचानक से ऐसी घटना हुई है। हमारे साथ इस वक्त तमाम जो सहयोगी हैं उनसे भी हम आगे जानेंगे। और देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोर्ट ने यह माना है कि नेताओं ने भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन भीड़ उस वक्त रुकी नहीं और यह इस बात को साबित करता है कि यह साजिश नहीं। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनते हैं। ये कोर्ट का निर्णय आया है और सभी लोगों को कोर्ट सब अनिल कुमार त्रिपाठी जी जी सभी को बरी कर दिया। एक बार पूरा ही बोल दीजिए। जी जी सामने हटाओ यार, जी जी
जी, सभी अब्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। जी 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 आ जाइए जी स्पीकर पे बोल आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। हाँ, फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए। तो बड़ी खबर आपने सुना है, प्रशांत सिंह अटल को आप सुन रहे थे, अधिवक्ता, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना है कि सीबीआई ने जो कुछ आरोप लगाए थे वो सिद्ध करने में अक्षम रही है। सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से 28 साल के बाद ये देखिए फैसला जब आया, उसमें ऐतिहासिक फैसला है। घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, घटना को साजिश का स्वरूप हम नहीं मान सकते, क्योंकि दरअसल ये साजिश नहीं दिखाई देती है, और अगर साजिश नहीं है तो फिर किस आधार पर हम इनको आरोपी सिद्ध करें या फिर इनको दोषी माने, और सभी को इसी आधार पर बरी किया गया। हमारे सहयोगी खुर्रम हमारे साथ हैं। खुर्रम, ऐतिहासिक फैसला 28 साल के बाद और सभी के सभी आरोपी बरी हो गए क्योंकि यह साजिश नहीं थी। ये अब बन गई है, यानी वो जो वहां पर इकट्ठा थे आया नहीं, किसी को पहले नहीं की गई और आज जो मिटा दिया। ठीक है खुर्रम, मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर। अभिषेक के पास मैं चलता हूं। अभिषेक हमारे सहयोगी अयोध्या से लगातार बने हैं। अब अयोध्या में इस वक्त क्या खबर, किस तरीके का माहौल अभिषेक, क्योंकि सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं, साजिश नहीं माना है कोर्ट ने इसे। बता दो कि ये एक तरह से कोर्ट का जो फैसला आया निर्णायक समय पर आया है और ऐसे में लोगों को इंतजार था इस घड़ी का कि आखिर में जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनको क्या कोर्ट आरोपी मानता है या उनको बरी कर देती है। जैसा कि जितने भी आरोपी थे वो मान रहे थे पहले से कि उनको कोर्ट बरी कर देगी, उसी के तहत में अब फैसला आया है। और हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे सीधे कि देखते हैं दिया है तो वो क्या मानते हैं, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं। भैया आप बताएं, ये फैसले जो अयोध्या से फैसला आया है, जो कोर्ट ने अब आरोपियों को बरी कर दिया है कि सीबीआई कोर्ट ने अपनी बातों को पुष्टि नहीं कर पाई है, कोर्ट ने बरी कर दिया, कैसे देखें इस फैसला? करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र था ये। उसके अलावा
जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस जमीन के सारे मामले पर एक तरफा दिया या जो न्यायोचित दिया, तो उसके बाद अब इसमें कुछ बचता नहीं था। आगे क्या लगता है कि आपको कितना ज्यादा क्या उम्मीद क्या कर रहे थे? अब फैसला जैसा आया है इसको कैसा आपको कैसा अनुभूति हो रही है? हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जन्मभूमि के लिए सारा 80 करोड़ और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे, और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहां कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी, और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए.के. सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी, कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई ये विषय रथ यात्रा का नहीं। पैरवी कर रहे थे लंबे समय तक। वो अपनी बात रखते हुए मीडिया के सामने बाबरी विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 6 दिसंबर के फोटो वीडियो को साक्ष्य नहीं माना है कोर्ट ने। आपको बता दें कि जिस वीडियो के आधार पर एस्टैब्लिश करने की बात कही जाती थी उसको साक्ष्य नहीं माना, एविडेंस नहीं माना है कोर्ट ने। ना सिर्फ फोटोज बल्कि वीडियोज को भी एविडेंस नहीं माना। घटना अचानक हुई थी, जज ने अपने कमेंट में कहा है। फैसला पढ़ते हुए जज ये बात कही कि दरअसल ये पूर्व सुनियोजित घटना दिखाई नहीं देती। वहां पर इन नेताओं से सीधा कनेक्शन वहां पर जुटे हुए लोगों का नहीं, और जो कुछ हुआ वो अचानक से हुआ है, यानी ये घटना साजिश नहीं है। और इस आधार पर पूर्व सुनियोजित घटना ना होने की वजह से सभी आरोपियों को बरी किया गया। ये घटना अचानक हुई थी, ये जज का मानना है, और जज अपना फैसला पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्किंग लाइन निकल कर आ चुकी है। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। बाबरी विध्वंस के सभी आरोपी इस आधार पर बरी किए गए हैं कि दरअसल इस पूरे प्रकरण में साजिश नहीं रची गई। इसमें जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उसमें बहुत अहम कड़ी थी जिसको बार बार कहा जा रहा था। आप देखिए, कई जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनका भी ये तर्क रहता था, कई अधिवक्ता भी ये कहते थे कि कंसीडर किया जाएगा उन फोटोज को, उन वीडियोज को, लेकिन जज ने माना कि ये कंसीडर करने योग्य नहीं है, इनको कोर्ट ने साक्ष्य नहीं माना है।
बाबरी विध्वंस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अब आगे हो सकता है दूसरा पक्ष या कहे कि चूंकि इसमें कोई और पार्टी नहीं, सीबीआई है, वो हो सकता है कि अपील में जाए न जाए, लेकिन अब आरोपी जितने हैं वो बरी हो चुके हैं। इसमें सबसे अहम बात यही थी, अमित शाह ने आडवाणी जी को बधाई दी है। अमित शाह जो कि इस वक्त आडवाणी जी को बधाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा ने भी फोन करके आडवाणी जी को बधाई दी। अमित शाह ने बधाई दी आडवाणी को। आपने देखा कि आडवाणी जो कि इस मामले में आरोपी थे, रथ यात्रा लेकर जब निकले थे, वो दौर अलग था और उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही, ना सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाने की, ले जाने की, बल्कि इस मुद्दे के साथ लगातार तमाम वो बातें सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात है, सीबीआई कोर्ट ने मान ली। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया, राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में, जो जहां जाए ऊपर जाएंगे, वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय। हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं, जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी। चलिए, तो जय भगवान गोयल को आपने सुना, मुख्य आरोपी ये भी, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर देखिए सभी लोग बरी हो चुके हैं। अमित शाह ने आडवाणी को बधाई दी है, जेपी नड्डा ने आडवाणी जी को बधाई दी है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें, राजनीतिक तौर पर बहुत साल तक ये मुद्दा चलता रहा और अभी फिलहाल इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप ऐसे हो रहा है, कम से कम सीबीआई की विशेष अदालत में, कि कोर्ट में जज महोदय ने फैसला पढ़ते हुए ये बात कही है कि दरअसल ये साजिश नहीं दिखाई देती, और साजिश नहीं है तो ये आरोपी सिद्ध होते हुए नहीं दिख रहे हैं कि इनका कोई दोष है। अब इस पूरे प्रकरण को आगे सीबीआई अगर उच्च अदालत में ले जाना चाहती है, अगली अदालत में ले जाना चाहती है, तो उसके पास भी विकल्प है, लेकिन सभी आरोपी इसमें बरी हो गए और अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। जो तमाम अधिवक्ताओं की तरफ से तर्क रखे गए थे और सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता ने जो अपनी बात रखी थी, जो गवाह रखे थे, जो सबूत रखे थे, उसमें से बहुत सारी चीजें सीबीआई स्टैब्लिश नहीं कर पाए। हमारे साथ महंत राजू दास हैं। महंत जी, सभी लोग आरोपी के तौर पर जो थे वो बरी हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैं तो आपको पहले भी कह रहा था ना, मैं लगातार कोई किसी भी प्रकार से, देखिए एक ही विषय में दो फैसले होने का मतलब नहीं है, क्योंकि सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण राम धार्मिक सेक्टर था और किसी के मन में ऐसी कोई भाव ही नहीं था, क्योंकि विगत लगातार 500 का ये मामला है। कोई हमको ये रामचंद्र मंदिर का आदेश नहीं मिला, राम लोग रक्षा के लिए 500 बन सके, वो 500 में जो है 4 लाख लोग शहीद हो गए। तो कहने का मतलब था कि हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान में आपको आस्था है, संविधान ठीक है, और क्या एक कलश का ऊपर का वो ढांचा था, उसको तो गिरना चाहिए था, क्योंकि भाषणों की वजह से भगवान राम की जो विग्रह का विराजमान था, किसी भी प्रकार से मस्जिद था, वो तो मंदिर था जी, नहीं आना था। क्या है ऑपरेटिव पार्ट में हुआ? तो महंत राजू दास जी, बहुत छोटा सा सवाल, यहां पर आप बार बार कह रहे हैं, मैं पहले भी कह रहा था, बहुत खुशी का दिन है, खुशी का मौका है, अब आगे क्या? आखिर किस आधार पर पूरी तरह सभी जो आरोपी थे उन्हें बरी किया? चलिए, मथुरा काशी का जिक्र आप कर रहे हैं कि अब आगे मथुरा काशी। बहुत शुक्रिया मान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेलीविजन आप देख रहे हैं इसलिए आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, कितनी बारीकी से आप इन चीजों को, या बाकी तमाम लोग इन चीजों को देख रहे थे। हमारे सहयोगी जय शुक्ला हमारे साथ हैं कोर्ट परिसर से ही। जय, वहां पर अधिवक्ता बाहर निकलकर अपनी बात रख चुके हैं, गोयल साहब को हमने सुना, तमाम अन्य लोग भी बाहर निकलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी आएगी, लेकिन वाकई बड़ी बात है कि सीबीआई एक व्यक्ति को भी जो कि आरोपी था उसे दोष सिद्धि में नहीं ले जा पाई। कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो साक्ष्य में कंसीडर नहीं हुए, उसके अलावा गवाहों ने जो गवाही दी वो भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया इन आरोपियों के खिलाफ। बिल्कुल, अतुल आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश की निगाह है इस पूरे फैसले पर थी, सुबह से ही मीडिया का हुजूम और तमाम लोगों का हुजूम था। लोग अपनी टीवी के सामने ही बैठे हुए थे, टकटकी लगा करके कि आखिर क्या फैसला आना है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो बाबरी विध्वंस मामला था, इसमें 49 लोग आरोपी थे, जिसमें से 17 लोगों की मौत हो
हो चुकी थी और कुल 32 लोगों को आरोपी मान करके आज कोर्ट उनको फैसला सुनाने वाला था। उसके बाद यहां पर फैसला शुरू हुआ है और अभी बस थोड़ी ही देर पहले पूरा फैसला सुनाया जा चुका है कि जो जितने भी आरोपी थे उनको सबको बरी किया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी मजबूत एविडेंस नहीं था। मजबूत एविडेंस के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं जो खेमा है पूरे खेमे में खुशी की लहर है। जगह जगह लोग शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इस तरह से अब शुभकामनाओं का भी दौर शुरू हो गया है। जी जय यहां पर बहुत अहम हो जाता है। देखिए, शुभकामनाएं तो आएंगी, मिलनी भी चाहिए, वो होता है तमाम ऐसे फैसलों के बाद अलग अलग पक्षों का। चलिए, मैं जय आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ सुरेश राणा साहब जुड़ चुके हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी। खुशी का मौका है, जितने प्रमुख नाम थे और जितने भी आरोपी थे, वो पार्टी के हों, किसी संगठन के हों, वीएचपी से हों, बजरंग दल से हों, आज सभी को बरी कर दिया कोर्ट ने। जय श्री राम। और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, अभिनंदन करूंगा, क्योंकि भारत में न्यायालय की व्यवस्था है। हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय का हर फैसला हम स्वीकार करते हैं। और मैं कह सकता हूं ये ऐतिहासिक फैसला है और तथ्यों के आधार पर सही फैसला है। इसलिए हम सब बहुत हैं और बहुत उल्लासित भी हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत ही नेता गढ़वानी जी, आदरणीय जी और बहुत सारे लोगों के नाम, जी बहुत सारे नाम है, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, तो सबके लिए बहुत क्षण है और बहुत हर्षित करने वाला है। सुरेश राणा साहब, यहां पर सबसे अहम बात यह थी कि इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे सबूतों की बात कही जा रही थी और कल तक मैं चर्चा कर रहा था तो यह स्पष्ट तौर पर दूसरे पक्ष से निकल कर आया। तमाम लॉ के जानकार, एक्सपर्ट जो कि अधिवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें, और चूंकि ये टाइटल सूट से अलग है, ये क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी या क्रिमिनल केस के दायरे में है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कन्विक्शन होगी। यहां पर वो सारी चीजें स्टैब्लिश नहीं कर पाई सीबीआई। इतनी गवाही, इतने गवाहों को प्रस्तुत करना, 300 से ज्यादा साक्ष्य के तौर पर वो फोटोज और वीडियोस भी उन्होंने कंसीडर कराने के लिए रखा, लेकिन एक भी चीज साबित करने में और सबूत को वहां स्टैब्लिश कराने में वो सक्षम नहीं हो पाए। मैं केवल इतना कहूंगा कि अभी तो चूंकि अभी फैसला पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन जो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुना है और जो टिप्पणी में मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि ये किसी भी तरह पूर्ण नियोजित नहीं था जी, इसमें किसी भी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इसमें किसी भी तरह का कोई की योजना नहीं थी। मतलब कुल मिलाकर के जो तथ्य हैं, और लंबा एक विषय चला है और लंबे विषय में तमाम प्रकार की गवाही, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार की जानकारी होती है और जानकारी के आधार पर जो भी चीजें जानकारी में आई है उसी आधार पर फैसला हुआ है। और ये सब जानते हैं कि निश्चित रूप से ये फैसला तथ्यों के आधार पर है, जो एविडेंस मिली उन एविडेंस के आधार पर है और माननीय न्यायालय के द्वारा बहुत सारी चीजों को सुन करके ये तथ्यपरक फैसला किया गया। सुरेश राणा साहब, एक आखिरी सवाल। जहां आज ये फैसला आना था, वहीं मथुरा में एक नई याचिका पर सुनवाई भी चल रही है। वहां पर भी जमीन कब्जा मुक्त कराने को लेकर खुद आप लोगों के आगे की क्या योजना या फिर क्या विचार करते हैं, क्योंकि काशी के बाद अब मथुरा काशी का भी अब जिक्र होने लगा है अयोध्या के बाद। नहीं, समाज के बहुत सारे जिम्मेदार लोगों ने इस बात का हमेशा आह्वान किया है कि चूंकि देश हम सबका है और हम सबको ही इसी व्यवस्था के तहत तमाम चीजों से ऊपर उठ करके यहाँ रहना है, देश को प्रोग्रेस की ओर ले जाना है। और देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों पर मैं कह सकता हूँ कि समाज के लोगों को ही आगे करके कहना चाहिए कि नहीं, हम सब लोग मिल करके और तमाम चीजों को, जो सच्ची चीजें हैं और जो तथ्यात्मक हैं, जो ऐतिहासिक हैं, उन चीजों पर हम सब लोग, समाज के लोगों को ही आगे आकर के पहल करनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि कोर्ट में जाने का, अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको अधिकार है और निश्चित रूप से जो कहा गया है वो तथ्यों के आधार पर है, तथ्यात्मक है, ऐतिहासिक है। यदि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के बारे में बात कही गई है तो तमाम तथ्यों के आधार पर कही गई है। और ऐसा नहीं है कि अदालत एक अलग विषय है, लेकिन साथ साथ देश का जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, जो हमारा इतिहास है, जो हम पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो समझते हैं, तो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण पैदा कहाँ हुए तो हम सब जानते हैं, भगवान श्री राम कहाँ पैदा हुए हम सब जानते हैं। और मैं नहीं, देश के लाखों गांवों में रामलीला दिखाई जाती है, देश के लाखों गांवों में रासलीला होती है
और सभी दलों के लोग, सभी जातियों के लोग उनसे सीधे जुड़ते हैं, उन चीजों का वंचन करते हैं, उन चीजों को कहीं ना कहीं पर्दे पर उनकी भूमिका होती है, कहीं ना कहीं उनको सुनते भी हैं और तमाम तथ्य ऐतिहासिक हैं, कोई ऐसा तथ्य नहीं है। अदालत का अपना पक्ष है, अदालत अपने आधार पर फैसले करती है तथ्यों के आधार पर, लेकिन निश्चित रूप से सबके सामने तथ्य स्पष्ट है और उन्हीं तथ्यात्मक आधार पर ही आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य यानी अब काशी और मथुरा की भी लड़ाई तथ्यात्मक तौर पर कोर्ट के जरिए ही लड़ी जाएगी। बहुत शुक्रिया सुरेश राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच में हमारे साथ इकबाल अंसारी भी जुड़ चुके हैं। इकबाल साहब, आपको मैंने कोर्ट के फैसले के पहले जहां सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उसे जो है सबूतों के आधार पर देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तमाम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं। अगर बरी कर दिया गया है तो अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं जनता को? देखिए, जनता के लिए तो हमारा जो है यही मैसेज है कि देश में इंसान अगर पैदा किया गया है तो अच्छी बात करें, अच्छा काम करें, क्योंकि जो है ये अयोध्या है, धर्म की नगरी है। हम धर्म की नगरी से संदेश देना चाहते हैं कि अगर जैसे हम हिंदू मुसलमान यहाँ हमेशा एक साथ में रहते हैं, मिलके रहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अगर वो लोगों ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया तो इंसानों को भी चाहिए कि भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें और अच्छा काम करें और देश हमारा तरक्की करे। हम यही संदेश देना चाहते हैं। तो इकबाल अंसारी को आप सुन रहे थे, इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि घटना जो थी वो खत्म हो चुकी है, मामला खत्म हो गया। ये आपको बड़ी खबर एक और बता दें, रविशंकर प्रसाद इस वक्त पहुंचे हैं आडवाणी जी से मुलाकात करने। कोर्ट के फैसले के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। लालकृष्ण आडवाणी एक ऐसी शख्सियत जिनका अहम रोल रहा रथ यात्रा निकालने से लेकर कई जगहों पर रोके जाने को लेकर, और उसके बाद फिर वो किस तरीके से अयोध्या पहुंचे या फिर वहां पर उनकी भूमिका उन लोगों के जरिए, उनके नेतृत्व के जरिए क्या रही। न सिर्फ पार्टी स्तर पर उन्होंने इस चीज को बहुत आगे बढ़ाया, बल्कि आज उनके लिए भी खुशी का मौका है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि वो कैसे बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका हिस्सा बने फैसला सुनाए जाने वक्त में। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, खुशी का दिन होगा, आडवाणी साहब को इस वक्त बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब इस वक्त में अगर हम देखें तो सबसे अहम बात है कि एक भी व्यक्ति आरोपी अब नहीं और ना ही उसके खिलाफ कोई दोष सिद्धि, सभी बरी हुए हैं। कुल मिलाकर आज सीबीआई कोर्ट का फैसला जी, जहां सामान्य राम भक्तों के लिए एक हर्ष का विषय है, लेकिन शांति और संयम का भी विषय है जी। और ऑलरेडी मुख्य मुद्दे का तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण भी किया जा चुका है। भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो चुका है, जहां मस्जिद बननी वहां की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज एक बात साबित हुई कि कांग्रेस के कार्यकाल में सीबीआई जैसी जांच संस्था भी निष्पक्ष काम नहीं कर पाई जी, और सीबीआई ने इतने दिन की जांच के बाद जो कुछ तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दिला पाई। एक शब्द, एक लाइन उसको सीबीआई की रिपोर्ट में कोर्ट को नहीं मिली कि जो किसी के विरुद्ध सजा की बात वो कर सकता। साबित हो गया कि कांग्रेस के कार्यकाल में सीबीआई कौन काम करती थी और सीबीआई ने निष्पक्ष नीर विवेक से काम नहीं किया था, जांच नहीं की। लक्ष्मीकांत जी, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर वाकई एजेंसी सही काम कर रही होती तो आज जो फैसला आया है बहुत पहले भी आ सकता था, इतना विलंबित नहीं होता। निश्चित तौर पर मैं तो केवल इतना फैसला तो देखिए, जो असली तथ्य है वो यही है, कोई घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। ये तो अचानक एकत्रित कार सेवकों के उत्साह के कारण घट गई घटना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीबीआई ने जिस तरीके से केस को बनाया, घड़ा और घड़ने के बाद कोर्ट में दायर किया, वो कोर्ट में स्टैंड नहीं किया, ये सीबीआई की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है।
चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता बीजेपी के, उनका कहना है कि जो कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, सबको पता है, लेकिन सीबीआई सरकारों के इशारे पर या कहें कि अपनी जो कर्मठता थी उसको न दिखाकर इस वजह से ऐसा करती रही और तब इतना यह विलंबित हुआ। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त बंशीधर भगत साहब जुड़ चुके हैं। बंशीधर भगत साहब, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक या कहें कि देश के कोने कोने तक एक लहर आ गई, सभी आरोपी बरी हुए हैं। एक ऐसा प्रकरण जिसको लेकर राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते थे, लेकिन आज उसमें अगर क्रिमिनल ऑफेंस का कोई चार्ज लगा था, वो सीबीआई सिद्ध नहीं कर पाई। देखिए, ये माननीय न्यायालय का निर्णय है और काफी सोच समझ के निर्णय लिया गया है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ये एक भ्रम था कि वो हमारे लोगों को भड़का रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ा जाए, ये किया जाए। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। सभी माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो जनहित में भी है और सही भी है। हम उनको धन्यवाद करते हैं। बिना उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए और फिल्म बढ़िया बने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैसला आया है, कैसे देखते हैं आप? ठीक है, देखो कोर्ट के क्या कहा? तुम लोग कहाँ चले आए? मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, हम लोग बरी हो गए हैं। दोस्त ने अपनी मस्जिद नहीं तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, ये सिद्ध हो गया है। आज 2 हाथ तोड़वा देंगे, लग रहा है सीबीआई कोर्ट परिसर से तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी। आपने वेदांती साहब को सुना, उनका कहना है कि ना सिर्फ मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया बल्कि वो निर्माण काम शुरू भी हो गया है। उसके साथ ही जिन लोगों को इसमें जबरन फंसाया गया था या आरोपित किया गया था, आज सिद्धि नहीं हो पाई कि उनका कोई दोष है। इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप करने की मांग वो तमाम लोग भी कर रहे थे और उसके अलावा और भी कई अन्य लोग थे जो कि अलग समुदाय से, लेकिन वो भी ये कह रहे थे कि नहीं, अब ये प्रकरण समाप्त होना चाहिए। एक छोटा सा हम यहां पर ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, चर्चा हमारी जारी रहेगी। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, तमाम प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर इसको देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा कि असल में यहां पर कोई एक समुदाय की बात नहीं, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि सभी समुदायों से जो प्रमुख व्यक्ति हैं। आपने इकबाल अंसारी को सुना जो कि सिविल सूट में पक्षकार भी थे, वो बार बार कह रहे थे कि अब इस प्रकरण का पटाक्षेप होना चाहिए क्योंकि जो मूल प्रकरण था वो पहले ही समाप्त हो चुका है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द आएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर बाबरी विध्वंस पर सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी, सभी 32 आरोपी बरी हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं जज एस.के. यादव ने सभी को बरी किया। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ऐसा जज ने कहा है। बाबरी विध्वंस में सभी को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाबरी विध्वंस पर सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। सभी 32 आरोपी अब बरी हो चुके हैं। ये बड़ी खबर, लगातार लंबे इंतजार के बाद आज बड़ा फैसला आया सामने। जज एस.के. यादव ने सभी को बरी कर दिया है। घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाबरी विध्वंस के सभी आरोपी अब बरी हो चुके हैं। 6 दिसंबर के फोटो वीडियो को साक्ष्य नहीं माना गया। यह बड़ी और अहम जानकारी, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जज ने कहा है। चलो भाई, 5 मिनट में आ जाओ ना। और क्या सही कह रहे वो? अरे 4-5 छोड़ दो, फिर 5 मिनट आ जाना यार। आप एक ही खड़े रहिए।
और ये बड़ी टिप्पणी की है बाबरी विध्वंस मामले में। क्या कुछ सामने है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोर्ट में पेश किए गए टेम्पर्ड साक्ष्य, आरोपियों ने की भीड़ को रोकने की कोशिश, ये कहा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बाबरी विध्वंस केस में कोर्ट की ये बड़ी जो टिप्पणी है वो सामने आ रही है। बड़ा फैसला काफी लंबे इंतजार के बाद आज सामने आया। बाबरी विध्वंस केस में कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी। जी हां, कोर्ट में पेश किए गए हैं टेम्पर्ड साक्ष्य। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरोपियों ने की है भीड़ को रोकने की कोशिश और साफ तौर पर यहां पर जिक्र किया गया है बाबरी विध्वंस केस में कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी लगातार हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट में पेश किए गए हैं टेम्पर्ड साक्ष्य। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बड़े इंतजार के बाद ये बड़ा फैसला आज यहां पर सामने आ चुका है। जो आरोपी थे 32 आरोपी, उन्हें यहां पर बरी कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोर्ट में पेश किए गए हैं टेम्पर्ड साक्ष्य, आरोपियों ने की भीड़ को रोकने की कोशिश। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाबरी विध्वंस मामले में आज बड़ा फैसला आया सामने। 32 आरोपी अब बरी हो चुके हैं और लगातार क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं फैसले के बाद, वो भी लगातार हम आपको सुना रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बरी हो चुके हैं, उमा भारती, विनय कटियार और महंत नृत्य गोपाल दास भी अब बरी हो चुके हैं। ये साक्षी महाराज ने किए, ब्रजभूषण शरद सिंह और लल्लू सिंह भी अब यहां पर बरी हो चुके हैं। साध्वी रितंबरा, चंपत राय, डॉक्टर रामविलास वेदांती भी अब बरी हो चुके हैं। ये तमाम तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स जरिए ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से वो आरोपी हैं जो आज बरी हो चुके हैं। बड़ी और अहम जानकारी। और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाही। और मुरली मनोहर जोशी को आप सुन रहे थे, लेकिन ऐसे में आपको तमाम जानकारी लगातार हम दे रहे हैं और हर एक प्रतिक्रियाएं सुनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज एक बड़ा फैसला एक लंबे इंतजार के बाद सामने आया, जहां पर जितने भी आरोपी थे अब वो बरी हो चुके हैं। 32 आरोपी बरी हो चुके हैं। आपको जानकारी देखिए 49 आरोपियों के नाम इसमें सामने जो है शामिल हुए थे, लेकिन ऐसे में कुछ आरोपी जो है वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे में 32 आरोपी जिनके नाम थे और वो सामने थे अब वो बरी हो चुके हैं। ये बड़ा फैसला लंबे इंतजार के बाद आज सामने आया। ये बड़ी और अहम जानकारी। बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। साक्षी महाराज, ब्रजभूषण शरद सिंह और लल्लू सिंह भी यहां पर हो चुके हैं। साध्वी रितंबरा बरी हो चुकी हैं, चंपत राय बरी हो चुके हैं, डॉक्टर रामविलास वेदांती अब बरी हो चुके हैं। ये बड़े चेहरे जो कि मुख्य रूप से इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, इस मूल रूप से जो भी तमाम प्रकरण सामने आ रहे थे उसमें लोग शामिल थे। उमा भारती, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, ये वो तमाम दिग्गज नेता, तमाम दिग्गज चेहरे जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे आज वो बरी हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। और कोर्ट के फैसले पर मुरली मनोहर जोशी का बयान आया सामने। ये बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाबरी विध्वंस में न्याय हुआ है, ऐसा एमएम जोशी ने कहा। ये बड़ी और अहम जानकारी। मुरली मनोहर जोशी ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया भी और बता भी रहे हैं कि बाबरी विध्वंस में न्याय हुआ है। अब जाकर लंबे इंतजार के बाद आज जाकर न्याय हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोर्ट के फैसले पर मुरली मनोहर जोशी का बयान आया सामने। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि लंबे इंतजार के बाद आज न्याय हुआ है। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बाबरी विध्वंस मामले में दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा सोम का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था। और
तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है, और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद। पर जिक्र किया है कि जो हमारा पूरा कार्यक्रम था, जो आंदोलन था, वो किसी षड्यंत्र के तहत नहीं था। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर यह भी जिक्र किया है कि सही तथ्यों को यहाँ पर सामने रखा गया है और लंबे इंतजार के बाद आज न्याय हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाबरी फैसले पर सीएम योगी का भी अब बयान आया सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी, सत्यमेव जयते के अनुरूप सत्य की जीत हुई है, ऐसा सीएम योगी ने जिक्र किया है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। यह बड़ी खबर, कांग्रेस ने झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया। यह बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। षड्यंत्र के लिए कांग्रेस देश की जनता से मांगे माफी। बड़ी खबर आज इस लंबे इंतजार के बाद, फैसले के बाद अब लगातार बड़े फैसले आ रहे हैं सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। और लगातार ये लाइव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से खुशी का माहौल जो है चारों तरफ देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर मिठाई जो है, लड्डू जो है, वो चारों तरफ बातें जा रही हैं। और इसी बीच में आपको जानकारी दे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ ट्वीट किया है इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी हां, कोर्ट के फैसले पर राजनाथ सिंह का ट्वीट आया सामने। यह बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर जिक्र किया है। यह बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ट्वीट कर यहां पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। कोर्ट के फैसले पर यहां पर राजनाथ सिंह का यहां पर बयान सामने आया है। तो लगातार तमाम तस्वीरें जो है वो दिखा रही हैं। कोर्ट के फैसले पर राजनाथ सिंह का यहां पर ट्वीट जो है वो सामने आया है। ऐसे में कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, राजनाथ सिंह ने यहां पर साफ तौर पर जिक्र किया है। देर से ही सही मगर न्याय की यहां पर जीत हुई है। और इन तमाम प्रकरण पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भास्कर दुबे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भास्कर दुबे जी। अगर हम बात करें तो लगातार लंबे इंतजार के बाद आज ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। जो 32 आरोपी यहां पर मौजूद हैं, आज उन्हें यहां पर बरी कर दिया गया है। जी भास्कर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बाबरी विध्वंस का जो फैसला सुनाया, हम सब संत ही नहीं, पूरे सनातन धर्म, पूरा हिंदू इतना खुश हुआ कि उसके मुख से जय श्री राम और महादेव के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। राम के कार्य में कोई अपराध नहीं होता है और यह घटना कोई पहले से सुयोजित नहीं थी। जैसा माननीय जज साहब ने भी कहा है, सभी को बरी कर दिया गया, किसी कोई अपराध नहीं था। जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित थे, सब ने कोई योजना बना के नहीं गए थे। यह कार्य राम का था। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं
उन्होंने अपना काम कराया और आज के फैसले का सभी संत समाज स्वागत करता है। और एक बात कहना चाहता है, न्याय की अदालत में सत्य की जीत होती है। हम सभी संत महात्मा, सभी हिंदू धर्मी, सभी सनातन धर्म के लोग, प्रेमी लोग, सभी लोग सत्य की राह पर चलते हैं, इसलिए हमेशा हम लोगों की जीत होती है। न्यायालय में सबका विश्वास होता है और होना भी चाहिए। जो लोग न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। तो आज के दिन इतने कहूंगा कि माननीय न्यायालय के फैसला जो आया है वह एक सुखद फैसला है और हमारे सभी जितने आरोपी थे सब बाइज्जत बरी हो गए। सब ने भगवान का कार्य किया है और उसमें से कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने पूरा ये सहयोग किया है उन लोगों के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बधाई देता है और सभी लोगों से कहता है कि आप लोग इस फैसले पर खुशी मनाइए, लेकिन कोरोना काल के कारण एक मर्यादा होती है, हम लोग उस कानून का पालन करते हैं। तो आप तो लगातार तमाम धर्म गुरु सामने आ रहे हैं और उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये भी लगातार हम आपको सुना रहे हैं। तमाम धर्म गुरुओं के चेहरे जो हैं अब खिल उठे हैं क्योंकि वो 32 आरोपी अब रिहा हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी जो है लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 28 साल बाद 32 आरोपी बरे हुए हैं। लंबे इंतजार के बाद तमाम संशय बने हुए थे, कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज उन तमाम सवालों का जवाब यहां पर मिल चुका है। और इस पूरे प्रकरण पर वकील का क्या कुछ कहना है, सुनिए। न्यायालय ने माना जो सीबीआई ने जो भी और इस बीच में मौसम नजरा क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे आरोपी थे, आज वो पूरी तरीके से उन्होंने न्याय के सामने जाकर ये बता दिया कि अभी हमारे यहाँ देश में न्याय का राज है, कानून का राज है। इसी को कहते हैं राम राज, इसी को कहते हैं कानून का राज। और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी उनकी हार हुई है। इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। और लगातार देखिए वकील क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और ये सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। और इस बीच में जय भगवान ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, सुनिए। प्रभु राम जी का, हनुमान जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी राम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हुआ था राम जी के लिए हुआ था, हनुमान जी की कृपा से हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। और वह इस पूरे प्रकरण पर इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने का जो है 9 नवंबर को आ गया तो तभी अच्छी बात रही, पूरे देश के लोगों ने इसका सम्मान किया। आज जो है इसमें ये मुकदमा सीबीआई का था, ये भी मुकदमा खत्म हो गया, अच्छी बात है। हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहते थे, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है इस मसले को खत्म होना चाहिए था। 1 साल लटका रहा, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी साक्ष्य गवाह जो है रहे उस जो है सीबीआई के पास रहे। आज जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। और अब आपको चलिए दिखाते हैं ग्राफिक्स जरिए आखिर कौन कौन से वो आरोपी थे जो अब बरी हो चुके हैं।
तस्वीरें आपके सामने है लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने रथ यात्रा निकाली और उसके बाद तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब वो बरी हो चुके हैं। उमा भारती जो कि बरी हो चुकी हैं। विनय कचियार, महंत नृत्य गोपाल दास, साक्षी महाराज, ब्रजभूषण शरण सिंह और लल्लू सिंह जो कि अब बरी हो चुके हैं। साध्वी ऋतंबरा, चंपत राय, डॉक्टर रामविलास वेदांती भी अब बरी हो चुके हैं। और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें ग्राफिक्स जरिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये वो दिग्गज नेता है जो इस पूरे मूल प्रकरण में शामिल हुए थे। और हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में बात करने के लिए भास्कर दुबे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। तो लगातार तमाम तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम चर्चाएं भी होंगी, हर एक मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन ऐसे में आपको जानकारी दे। लेकिन अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भास्कर दुबे जी जुड़ चुके हैं। भास्कर दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा फैसला आज सामने आया जहां पर 32 आरोपी अब बरी हो चुके हैं। सचिन, ये वर्ष 1979 से चल रहा संघर्ष जी, जनमानस का संघर्ष, जिसके बाद 92 में ढांचा गिरा, बीच में तमाम कार सेवकों पर गोलियां चली, तमाम तरह की चीजें सामने आई। उन सब के बावजूद आज जो कोर्ट का फैसला आया है, कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक अक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन आधार पे फैसला दिया था उसी को शायद इन लोगों ने भी देखते हुए अपने फैसले को आगे बढ़ाया है। रही बात जो चीजें हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। उस निर्णय पे चाहे जो भी लोग हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे प्रधानमंत्री, कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। चाहे वो अपने सिंघल जी रहे हों या चंपत राय रहे हों या आडवाणी जी रहे हों या उमा भारती जी रही हों या जो मुरली मनोहर जोशी साहब रहे हों, ये सब मंच से यही कह रहे थे कि कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, आप सीधे सीधे जो है शांतिपूर्वक कार्य सेवा कीजिए। लेकिन वो जो लाखों का जनमानस था उसने एक नहीं सुनी। पहले उसने बाहर की रेलिंगें तोड़ना शुरू की। जब रेलिंग तोड़ी तो इतना बड़ा हुजूम था कि जो चंद सिपाही लगे हुए थे, जो चंद वहां पर कार्यकर्ता थे, पुलिस के, सीआरपीएफ के, अन्य बलों के, उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि गोली चलाने का आदेश कोई दे नहीं रहा था। बिना अच्छा, गोली चलाते भी तो लाखों कार्यसेवक थे, एक दो व्यक्ति इसमें नहीं था। जिन लोगों के नाम ये रिपोर्ट दर्ज हुई या जो लोग नामजद हुए, ये लोग तो सीन में उस समय थे ही नहीं। हाँ, ये लोग उस जो मुहिम चला रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके ये लोग कार्यकर्ता थे, धार्मिक चीजों को समझाते थे। लेकिन जो हिंदू जनमानस अयोध्या में उस तारीख 6 दिसंबर को इकट्ठा हुआ था, वो इतना अनियंत्रित हो उठा कि आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि ये सालों की बनी इमारत चंद मिनटों में एकदम जो इस ढांचे के पीछे का गड्ढा था उसमें ढकेल दिया कार सेवकों ने। कार सेवक पता नहीं कहां से बड़े बड़े रस्से ले आए थे, बांध के 1,000 लोग खींचे और पूरा का पूरा ढांचा उस गड्ढे में समा गया। सचिन, इन स्थितियों में जब जनमानस गिरा रहा हो, या तो लाखों को आप गिरफ्तार, अच्छा लाखों जो आए थे, किसी का नाम नहीं, किसी का पता नहीं, सब अपनी आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर अयोध्या पहुंचे थे। उन कारसेवकों द्वारा ये ढांचा ढहाया गया। मुझे लगता है सचिन कि ये जो फैसला दिया है सीबीआई कोर्ट ने, वो इसलिए दिया है कि उस घटना का चश्मदीद गवाह कोई था ही नहीं। सारे अधिकारी, सारे पुलिस के अधिकारी दूर खड़े थे, उस भीड़ के बीच में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हास्यास्पद तो ये है कि ये लिस्ट बनी कैसे, आरोपियों की ये लिस्ट किस आधार पे बनाई गई, जबकि ये सारे के सारे आरोपी घटना स्थल से लगभग 1
आधा किलोमीटर दूर मानस भवन की छत पर इकट्ठा थे। जी जी, जो मंच बनाया गया था वहां। लेकिन तो कोर्ट ने बिल्कुल भास्कर जी, जो जैसा कि आप फैसला जिक्र कर दिया रहे हैं यहाँ पर कि जो साक्ष्य यहाँ पर पेश किए गए थे उससे ये साबित नहीं हुआ कि कौन आरोपी है। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि तमाम एजेंसियां जो लगातार जांच कर रही थी, अगर वो सही तरीके से जांच करती तो इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। सचिन, ये पूरा का पूरा प्रकरण आने वाले समय में राजनीतिक हो गया जी। सरकारें राम मंदिर के नाम पे बनने बिगड़ने लगी। बिल्कुल। लोग जो विपक्षी दल थे सचिन, उनको ये डर था कि हमारा हिंदू मतदाता न नाराज हो जाए। किसी का इस भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी का स्पष्ट मत मंदिर को लेके था ही नहीं। तो सचिन, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये एजेंसियां स्वतंत्रता से अपना काम करती? एजेंसियां आज की तारीख में जितनी भी एजेंसियां वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। उस समय की जो एजेंसी थी वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही थी। तो ये कैसे संभव है कि जब सरकार ही उस समय की निष्पक्ष नहीं थी तो एजेंसियां निष्पक्षता से रिपोर्ट कैसे देती? सचिन, बिल्कुल। ऐसे में भास्कर जी देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राम मंदिर को लेकर लगातार यहां पर राजनीति जो है वो तो खूब हुई है, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो राम मंदिर का निर्माण अब यहां पर हो चुका, लेकिन उसमें एक खुशी ये भी अब जुड़ गई कि तमाम वो आरोपी जो थे अब वो बरी हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही है। सीएम योगी ने यहां पर जब प्रतिक्रियाएं दी है तो वहां पर कांग्रेस को यहां पर घेरने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस ने यहां पर तमाम जनता को गुमराह भी किया है। सचिन, जो भी घटनाएं होंगी जो कांग्रेस की सरकार में होंगी, उसके लिए जो दूसरी पार्टी आएगी वो कांग्रेस को दोषी ठहराएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में क्रियाकलाप या घटनाएं हो रहे हैं, वो अगली कोई सरकार अगर सत्ता में आई तो भाजपा को दोषी ठहराएगी। अब जो राजनीतिक दल जिनकी सरकारें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का तो राजनीतिक खेल चल निकला है। कोई राजनीतिक दल जिम्मेदारी लेता कहाँ है भाई? जिस तरह से उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ढांचा विध्वंस की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, नरसिम्हा राव को भी इस्तीफा देना चाहिए था। अगर वो इस पे राजनीति नहीं कर रहे थे या कुर्सी से चिपके हुए नहीं थे तो उनको उस समय तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। वो इस्तीफा देके आते, उस समय जनता तय करती कि आगे प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, अगली सरकार उनकी नहीं आई, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मंदिर मुद्दे को लेकर निरंतर चलती रही और आज केंद्र सहित प्रदेश की तमाम सरकारों में भाजपा की सरकार है। और वो विपक्षी दल जिसके जमाने में विवादित ढांचा ढहाया गया, वो आज सत्ता से बाहर है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं? धर्म हमारे भारत के रग रग में बसा हुआ है। यहाँ बिना धर्म के कोई राजनीति सचिन नहीं हो सकती, बिना जाति के कोई राजनीति नहीं हो सकती। इसलिए सभी दल धार्मिक भावनाओं का, धार्मिक मतदाताओं का, जातियों का ध्यान रखता है। भाई हाथ नीचे करो, तुम मतलब हमरा तो नीचे तमाम लोगों द्वारा दी जा रही है उससे यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे में वापस से लगातार सीधे रुख करते हैं वरिष्ठ पत्रकार भास्कर दुबे जी की ओर। भास्कर जी, लगातार हम तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं और एक ही कर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी भी बोल रहे हैं, लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के अंदर एक बड़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए सचिन, ये जो विषय है, जो फैसला है, निश्चित तौर पे दल विशेष के लिए जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र से लेके आज तक अपनी प्रतिबद्धता जताई राम मंदिर के प्रति, उन लोगों के लिए खुशी का विषय है, जश्न का विषय है। साधु संतों के लिए खुशी और जश्न का विषय है। सब लोग प्रसन्नता की प्रतिक्रिया देंगे, सभी लोग ये कहेंगे, लड्डू बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, दीपोत्सव करेंगे
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको अवसर दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्ण न्याय का फैसला आया, उसने इनको मंदिर बनाने का अधिकार अयोध्या में दे दिया। बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर उनको जमीन दे दी गई। तो अब ये जो दल निरंतर इस कार्य में लगे रहे हैं, जिनके बल पे वो सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, जिनके बल पे उन्होंने देश की जनता को आंदोलित किया, देश की जनता को प्रभावित किया, वो लोग खुशी तो मनाएंगे ही। ये तो नेचुरल फेनोमिना है, ये कोई ऐसा असंभव चीज नहीं कर रहे हैं। शायद अगर ये फैसला विपक्ष में होता तो ये हरकत आज और क्षेत्रीय दल कांग्रेस सहित तमाम लोग कर रहे होते। ये तो नेचुरल है सचिन। बिल्कुल भास्कर जी, लगातार यहाँ पर तमाम जानकारियां जो है लगातार हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ राम भरत शास्त्री जी जो कि पुजारी हैं वो जुड़े हुए हैं। राम भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐतिहासिक दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर तमाम वो आरोपी जो इस वक्त मौजूद थे अब वो बरी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर शुरू हो चुका है, तमाम लोग खुश हैं, लेकिन ऐसे में एक और खुशी यहाँ पर जुड़ चुकी है कि तमाम वो आरोपी अब बरी हो चुके हैं। हाँ जी, निश्चित है कि हमारे दृढ़ विश्वास था कि आज का जो निर्णय होगा वो हम लोगों के पक्ष में आएगा, क्योंकि लोगों ने राम मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसा दृढ़ विश्वास था हम लोगों के लिए कि जो भी ये कार्य किए हैं वो ठाकुर जी के नाम पे किए हैं और ठाकुर जी के लिए किए हैं। तो हमारे लिए दृढ़ विश्वास था। और यहाँ पर राम मंदिर में नहीं, आप तो पूरे वाराणसी में नहीं, आपको पूरे विश्व में इसकी खुशहाली है, बहुत खुशहाली मनाने जा रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए मीठा खिला रहे हैं। शाम के उपरांत हम लोगों के लिए बड़े धूमधाम से मंदिर में दीप प्रज्वलन करेंगे, आरती करेंगे, अभिषेक करेंगे, उद्घोष करेंगे। बहुत खुशहाली का दिन है आज, बहुत मांगलिक कार्यक्रम का दिन है आज। और ठाकुर जी से यही विनती करते हैं सभी लोग इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी लोग आरती करें, धूमधाम से खुशहाली मनाएं। ये तो होना ही था, मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। ऐसा भी सब लोग धर्मावलंबियों का कहना है कि इसमें निश्चित ही संकल्प था, हम लोग दृढ़ विश्वास था कि निर्णय हम लोग के पक्ष में आएगा। इन लोगों को बरी किया गया। माहौल ठीक है, आप लोग खुश बनाते हैं, बिगाड़ते हैं महाराज, सब एकदम आनंद है। क्या करेंगे अब? दर्शन करेंगे हनुमान जी का, राम जी का? हनुमान जी के, राम जी के दर्शन होते रहता है रोज। अच्छा, मथुरा को लेकर भी एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर क्या रुख है आपका? देखिए जो बिना है उसको, उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए और फिर बढ़िया बने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फैसला आया है, कैसे देखते हैं? जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी राम भरत जी, अपनी बात को पूरी करें आप। हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगातार तकनीक खामी की वजह से हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन सीधे रुक करते हैं भास्कर दुबे जी के पास। भास्कर जी, अब कहीं ना कहीं तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तमाम चारों तरफ खुशी की लहर जो है इस वक्त दौड़ पड़ी है, लेकिन कार सेवा में हजारों लोग मारे गए थे, वो भी गोलियों से। उसका एक भी मामला नहीं चल रहा है, क्या उसका आप लोग पछतावा नहीं है कि उस पर कानूनी कार्रवाई? मुझे लगता है पहले तो आप अपना शोध ठीक करिए। हजारों लोगों मारा जाना बहुत बड़ा शब्द है, उसकी पूरी लिस्ट है। कौन सा केस नहीं चल रहा है? किस केस की आप चर्चा करें? गोली चली थी 1990 में, जी जी, कह रहे थे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे जी, तो उनके ऊपर क्या कोई मामला चल रहा है? मुलायम सिंह आज कहाँ है? मुलायम सिंह आज कहाँ है? एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं जी। इन सब परिस्थितियों में जो कुछ हो रहा है, मैंने पहले भी आपसे कहा, ये स्वाभाविक है, ऐसा होना ही था, क्योंकि एक विचारधारा की, एक राष्ट्रीय विचारधारा की, एक राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत हुई है। ये भाई, जैसे हम ये क्लेम थोड़ी ना कर रहे थे कि साहब हमको मंदिर मक्का में बनाना है, हम तो मंदिर अयोध्या में बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन तथा कथित सेकुलर ताकतें, जो ऐसी ताकतें हैं जो अपने घर में तो पूजा करती हैं, अपने चुपके से हनुमान जी का दर्शन करने भी जाती हैं, उनके घर में सत्यनारायण की कथा भी होती है, लेकिन इस सबके बावजूद वो तथाकथित अपने आप को वामपंथी करार देने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए,
इन सब बातों को नकारते हैं, जबकि पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे वो जातिवादी भी हैं, वो धार्मिक भी हैं। अपनी दुकान चलाने के लिए वो नास्तिक होने का और गैर जातिवादी होने का ऐलान करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र भी सामने आया है। एक बात की ये मैं इस पर तो किसी तकनीकी खामी की वजह से वरिष्ठ पत्रकार भास्कर दुबे जी हमारे साथ जो उनका संपर्क है वो टूट चुका है, लेकिन ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और एक तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में मुरली मनोहर जोशी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है। और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। और सीधे रुक करते हैं वरिष्ठ पत्रकार भास्कर दुबे जी के पास। भास्कर जी, देखिए आपने यहां पर जिक्र किया कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां जो हैं इस पूरे मुद्दे पर खूब सेकी गई हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जब आज ये तमाम फैसले आ चुके हैं और अब आने वाले समय में भी इससे लगातार इन तमाम मुद्दों पर राजनीति जो है वो होती रहेगी, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर निर्माण को लेकर तमाम जो कवायदे चल रही थी वो पूरी हो चुकी है, राम मंदिर जो निर्माण है लगातार हो रहा है। ऐसे में यहां पर भी ये फैसला है कि अब तमाम वो आरोपी जो कि इस पूरे मामले में आरोपी दिखाई देता है वो बरी हो चुके हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में अभी भी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति होगी? देखिए, अब राजनीति सचिन दूसरी तरह की होगी जी। अब क्योंकि जो मुख्य विरोधी मंदिर के रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के कुछ नेता रहे हों, पूरी कांग्रेस इसके विरोध में नहीं है, चाहे वो बिहार के लालू यादव रहे हों, चाहे वो हरियाणा के चौटाला रहे हों, चाहे वो दक्षिण के करुणानिधि रहे हों, ये लोग अब बूढ़े और बलविहीन हो चुके हैं। अब इनमें से किसी के पास न बल है और ये लोग इतने बड़े बड़े राजनीतिक घोटालों के, आर्थिक घोटालों के आरोपी हैं कि अब देखना यह है कि इनके बाद वाली पीढ़ी, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से 2300 पेजेस का जजमेंट है। जज डिस्कस सारे एविडेंस को जज ने डिस्कस करके ये फैसला 2300 पेजेस में दिया है। जज की फाइंडिंग मेनली इन 3-4 चीजों पे थी कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं लाया गया। जिन गवाहों को पेश किया गया उन गवाहों ने खुद कहा कि कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं था। नंबर 2, जो लीगल एविडेंस हो सकता है वो लीगल एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं। फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफ्स पेश किए गए, फोटोग्राफ्स की निगेटिव और फोटोग्राफ लेने वालों को पेश नहीं किया गया। अखबार की कटिंग्स को रिलाई नहीं किया जा सकता क्योंकि अखबार के ओरिजिनल नोट्स नहीं पेश किए गए। मेनली 5-6 ग्राउंड के ऊपर ये कहा कि कोई भी अनलॉफुल असेंबली उस समय नहीं था, लॉफुल असेंबली था। कार सेवा 12 बजे तक स्मूथली जैसा कि प्रपोज था वैसा ही हो रहा था। सिंबॉलिक कार सेवा हो रहा था। सिंबॉलिक कार सेवा में 12 बजे तक कोई विघ्न नहीं था। अचानक 12 बजे से भीड़ अनियंत्रित हो गई और पूरी प्रोटेक्शन के बावजूद, सारे कॉर्डन्स बनाने के बावजूद, इतने पुलिस फोर्स लगाने के बावजूद उन्होंने, कार सेवक्स ने मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। इसलिए कोर्ट ने सारे एक्यूज्ड को, 32 एक्यूज पर्सन्स थे, सबको एक्विट किया है। 49 एक्यूज पर्सन्स में 17 की डेथ हो चुकी है। एविडेंस जो दिए गए थे उसमें क्या टिप्पणी की गई है सीबीआई की तरफ से, जो फोटोग्राफिक एविडेंस थे या जो गवाह? उन्होंने कहा कि कोई लीगल एविडेंस नहीं पेश किया। आपने पेपर की कटिंग फाइल कर दी, लेकिन पेपर की कटिंग के सपोर्टिंग ओरिजिनल नहीं फाइल की गई, फोटोकॉपी फाइल की गई, फोटोग्राफ्स फाइल किए गए, नेगेटिव्स नहीं फाइल किए गए।
तो इस तरह लीगल एविडेंस जिससे कि इस्टेब्लिश हो सके, जो प्राइमरी एविडेंस है वो सब कोई भी फाइल नहीं किया गया, सब सेकेंडरी एविडेंस पे रिलाई करने की कोशिश की गई, वो भी प्रूव नहीं हुआ। कॉन्स्पिरेसी पे क्या कहा गया? कॉन्स्पिरेसी कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस आया नहीं, सारे गवाहों ने कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। मुस्लिम पक्ष अब क्या करे सर, आगे अपील करे? अब मुस्लिम पक्ष के लिए आप मुस्लिम पक्ष से पूछे, कुछ बनता है उनका, कुछ बनता है? उनसे कोई मतलब नहीं, स्टेट का प्रोसिक्यूशन था, मुस्लिम सब पक्ष नहीं था। थैंक यू। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम वकील जो है यहाँ पर तमाम बयान जो है लगातार दे रहे हैं। गिराया जाएगा ये कह रहे हैं। जो अगर गलत बना होगा तो गिराया नहीं जाएगा, बिल्कुल गिराया जाएगा। अब तो बिल्कुल कहीं ना कहीं संतोष जी कितना लंबा इंतजार था, एविडेंस नहीं है इस मामले पे। इसी ये कहा है कोर्ट ने कि जो ढांचा गिराया गया इसकी कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस पाया नहीं गया। हाँ, क्या कहा है? बिल्कुल यही कहा। तो लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो हम सुना रहे हैं और ऐसे में वकील ने भी साफ तौर पर यहां पर जिक्र किया गया है कि प्राइमरी एविडेंस जो है वो पेश नहीं किया गया, सेकेंडरी एविडेंस पेश किया गया, लेकिन वो भी यहां पर साफ नहीं हो पाया। भास्कर जी देखिए लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, हम लोग बरी हो गए हैं। हम लोग का दोस्त ने अपने मस्जिद नहीं तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा। अमेंडमेंट की जाए, ये सरकार तो करवे करेगी, न करेगी तो जाएगी। अच्छा सरकार ने 28 साल बाद न्याय मिला, महाराज जी क्या कहेंगे? 28 साल बाद सब आनंद है, आनंद है। चलिए जय श्री राम। महाराज जी ये फैसला आया, कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कोर्ट की बढ़िया। तरफ से क्या टिप्पणी की गई? सब कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई? जो हो गया तो हो गया, हमने उतना काशी और मथुरा का भी जिक्र है क्या? इसके बाद अगली मुहिम वो होगी? देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। कोर्ट में है। हाँ हाँ मामला कोर्ट में है। रुक जाइए। विश्वनाथ का मामला भी कोर्ट पहुंचा है, क्या लगता है? और 28 साल बाद ये फैसला आया, क्या कहेंगे? गाड़ी मत रोकना गेट पे। हाँ धीरे धीरे चलो भाई, धीरे धीरे चलो यार, धीरे धीरे, डरो मत यार, 2 मिनट का काम है। हाँ पवेज क्या कहेंगे? यही होना था, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की कांग्रेस सरकार के द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर यह षड्यंत्र बुना गया, उसमें धराशायी हो गए हैं। ये हिंदू की आस्था, हिंदू के सम्मान को पददलित करने का और हम लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र था, इसलिए आज बहुत बड़ी न्याय की विजय है। पवेज एक सवाल यह है कि हजारों कार सेवक पर गोली चली थी, वो मामला नहीं चला, क्या उसके लिए किसी तरह कोई डिमांड कभी नहीं हुई? जाए तो आप लोग आरोपी थे और जा रहे हैं तो बरी हैं। नहीं तो हनुमान जी भी तो सम्मान से लौटकर भगवान के चरणों में आए थे। भारत आए थे तो आरोपी थे और जा रहे हैं तो बरी हैं। जी जी, भारत की न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल आज निर्णय दिया है। उसने साबित कर दिया है कि जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखाया था और उसके पक्ष में किसी ने बयान नहीं दिया, या आज इस न्यायपालिका ने साबित। लल्लू जी, कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि जो साजिश, आपराधिक साजिश की बात की जाती है, जब सूर्य का उदय होता है तो रात बिना हो जाती है। लेकिन 28 साल लगे, लेकिन कोर्ट ने माना कोई साजिश नहीं है, कोई हमारे साथ हमारे साथ है पानी का पानी। जी, आरोप के कलंक से मुक्त हो गए, क्योंकि झूठे आरोप इतने लंबे समय तक झेलना वो भी विचित्र बात थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झूठ के कभी पांव नहीं होते और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपने सही कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा कि स्वतः स्फूर्त था, इसमें कोई सुनियोजित नहीं था, किसी तरह की योजना। जी हाँ, बिल्कुल। उसके पीछे आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, 90 का नरसंहार याद करना पड़ेगा, लगातार हिंदू आस्थाओं का अवमानना, उसका इतिहास खंगालेंगे तो वो एक प्रतिक्रिया थी। भी बरी हो गए हैं, जो जहां से बरी हो चुके हैं पहले ही। जी, वो भी बरी हो गए। और एक मामला यहाँ समाप्त हुआ है, दूसरा उदय हुआ है, 30 सितंबर है, आज मथुरा में सुनवाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय के द्वारा
अपने अधिकार की बात करना ये सबका हक है। एक मिनट जरा पेड़ की छाया में खड़े हो जाएं। 28 साल लगे मैं बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा बस सर क्या कहेंगे महाराज, 28 साल लग गए, 28 साल। भैया मैं धीरे भी सुन लूंगा। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। तो ये गलती मेरी है क्या? 28 साल लग गए, आप बताइए ना कैसे मेरी गलती है क्या? ब्रेक लगा लो यार, ब्रेक लगाओ। काशी मथुरा भैया पेड़ के नीचे लगा दो। भैया मैं नीचे उतर रहा हूँ, कृपा निधानो, पेड़ के नीचे। सर विक्ट्री साइन, सर विक्ट्री साइन। मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। ऐसे करना और ऐसे करना एक घमंड है। भैया मैं उतर रहा हूँ, मेरे मत मेरे पैरों में नीचे उतर रहा हूँ। आइए उतरिए सर, आइए उतर के आइए महाराज। अरे सर इधर देख लो। अरे भैया यहाँ आप उतर आइए, आप उतरिए, आने दीजिए भैया, आने दीजिए। आइए महाराज जी, आइए। अरे उतरने दो यार महाराज जी को। महाराज जी उतरने दो, आने दो मेरे पिताओ। आचार्य जी पहली प्रतिक्रिया क्या है? 28 साल तो मैं बाहर आ जाऊँ चैन से? बिल्कुल छाए में बाइक चलिए तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप प्रसन्नता के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं उतरा इसीलिए हूँ भैया, मुझे पेड़ के नीचे खड़े जाना भैया। आइए सबने बजा हम, तुम सब इधर आ जाओ, क्यों मत लगाओ। पीछे से पीछे और पीछे ही। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, आइए पीछे चलो भाई, पलटूंगा मेरे भैया, तमीज है इतनी। इधर से इंटरव्यू थोड़ी दूंगा मैं। अरे थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा दूर रहिए। बोलिए सर। इस फैसले आचार्य जी 28 साल चला ये मुकदमा और 28 सेकंड में अदालत ने बता दिया कि दूध का पानी का पानी क्या है। सत्यमेव जयते नानृताम, अंततो गत्वा सत्य की ही जय होती है, असत्य की जय नहीं होती। सत्य की जीत हुई है, इस पर न तो मैं यों करूंगा और न यों करूंगा, केवल यों करना चाहिए। अंग्रेजी करती यों ठेंगा दिखाओ या वी फॉर विक्ट्री बनाओ, बिल्कुल गलत, घमंड है ये। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो भगवान की कृपा, और यों करने का तो मतलब ही नहीं है ठेंगा दिखाने का। तो बस केवल प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम, अयोध्या की धरती को प्रणाम, लक्ष्मणपुरी है ये लखनऊ, इसे प्रणाम। और हम भगवती भारत माता की 1 अरब संतानें मिलकर के जितने पुराने इस प्रकार के दाग हैं उन सबको धोएंगे। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज ही मथुरा में 2:30 बजे सुनवाई है। आज ही मथुरा में 2:30 बजे सुनवाई है कृष्ण जन्मभूमि। 3 अक्टूबर को काशी है, आज मथुरा, क्या कहेंगे? मैंने देखिए, अब डेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जहां जहां दाग हैं उनको धो करके साफ करेंगे, बस। सवाल बहुत अहम है कि कार सेवकों पर जब 1990 में गोली चली थी, उस मामले में एक भी मामला अदालत में नहीं चल रहा है, जबकि 49 मामले बाबरी विध्वंस में चले 28 साल, क्या कहेंगे? देखिए, जिसने जलियांवाला बाग दोहराया, उस मुलायम सिंह को, यादव कुल कलंक को जेल में होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को और क्या नाम उसका, अकबरुद्दीन ओवैसी को, इन दोनों गुंडों को भी जेल में होना चाहिए। महाराज मेरा सवाल है 1990 सुनिए ना पूरी बात, तो जवाब देने नहीं देते, बोलने देते ही नहीं। दूसरे जगह चले गए हम। सवाल जवाब नहीं सुनेंगे। चाहे कोई कितना भी बड़े आसन पर बैठा हुआ अपराधी क्यों न हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो और चाहे बहन कुमारी मायावती हो और चाहे महबूबा मुफ्ती हो, ये जो 3 मकार हैं, ममता, माया और महबूबा,
इन सब ने देशद्रोह किए हैं। मुलायम सिंह महाराज के साथ इनको भी जेल में होना चाहिए। जो दशा आजम खान की हुई है वो सारे देशद्रोहियों की होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई, यही पूछ रहा हूँ महाराज। हे भगवान, दुर्भाग्य, हिंदुओं में एकता नहीं है। हिंदू संगठन, कोर्ट कहाँ गई? कोर्ट से तो आप हे भगवान, सब कुछ कोर्ट। अच्छा एक बात बताइए, मुझे सूसू लग रही है, कोर्ट में जाऊं कि मैं सूसू करूं या नहीं करूं? छीछी कोर्ट में जाऊं कि मैं छीछी करूं या नहीं करूं? महाराज हजारों लोग मारे गए थे कार सेवा में, गोली से, केस नहीं चला। वही गोधरा कांड हुआ था तो मुख्यमंत्री मैं क्या बक रहा हूं, मैं यही तो बोल रहा हूं। जेल गए थे, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं सुनेंगे। मैं कहता हूँ मुलायम सिंह को जेल में होना चाहिए, सड़ना चाहिए उसको जेल में। तो अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ? तो आप लोगों ने प्रयास किया था ना, गए थे ना, मैं तो बकरी की तरह चलिए, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आती रहेंगी और लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं जो हम आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन सीधे रुक करते हैं वरिष्ठ पत्रकार भास्कर दुबे की ओर। भास्कर जी, देखिए लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, लेकिन ऐसे में एक जिक्र यहां पर किया गया है कि अभी काशी मथुरा बाकी है। जी भास्कर जी, काशी और मथुरा ये दोनों विवाद इससे एकदम भिन्न है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद एक ही परिसर था और काशी और मथुरा के साथ ये समस्या नहीं है। काशी में मस्जिद अलग है, मंदिर अलग है। मथुरा में मस्जिद अलग है, मंदिर अलग है, केवल परिसर मिले हुए हैं। मथुरा में ईदगाह है, ईदगाह को डिसमेंटल करने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। और जैसा कि मेरी जानकारी में है, स्थानीय स्तर पर कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता इस विषय पर बात कर रहे हैं। उनको इस विषय पे उनकी बातचीत चल रही है और हमें लग रहा है मथुरा में इन लोगों को ज्यादा न प्रयास करना पड़ेगा, न ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। यही सेम स्थिति काशी के लिए भी है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ज्ञानवापी मस्जिद है, जबकि अयोध्या में सचिन ये सारी स्थितियां नहीं थी। अयोध्या में मंदिर और मस्जिद एक ही भवन था। तो अब ये सब मामले हैं, अब ये सब कोर्ट के थ्रू ही तय होने हैं। आगे भी ये आपका राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला भी अदालत के थ्रू ही तय हुआ है। अब काशी और मथुरा भी अदालत के थ्रू ही तय होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास सफल हुआ है, विश्व हिंदू परिषद का एक प्रयास सफल हुआ है, तो वो निरंतर आगे भी प्रयास करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। हिंदुस्तान हिंदूवादी, हम हिंदू हैं की मानसिकता का उनका पालन पोषण है और उस विचारधारा के लोग हैं वो। तो इसमें कोई मतलब कुछ अनहोनी भी नहीं होगी अगर वो लोग इसके लिए भी आंदोलन करें, क्योंकि न्यायिक स्थिति उनके पक्ष में रही है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन में उनके पक्ष में आज उनकी सरकार है, उनके पक्ष में न्यायालय है, उनके पक्ष में सारी जांचें हैं। और ये भी तो हुआ है न्यायालय में कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो आरोप लगाए थे, जो जांच कराई थी, उनमें तथ्यहीनता, तथ्य मजबूत नहीं थे। इसलिए भाजपा की सरकार आज जो मौजूद है उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया और सीबीआई कोर्ट का भी फैसला आया। अपने देश का कानून जो है सचिन, उसकी आंखों पे पट्टी है, वो बिना सबूतों के, बिना गवाहों के कोई फैसला करता नहीं है। गवाह और सबूत तत्कालीन सरकारें या तत्कालीन अधिकारी या तत्कालीन जांच एजेंसियां या तत्कालीन वो एजेंसियां जो इसकी जांच कर रही थी, वो सबूत नहीं दे पाई। अगर सबूत होता तो निश्चित तौर पे कोई भी जज, कोई भी न्यायमूर्ति, कोई भी अदालत नीचे से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक फैसला उसके आधार पर देते। जो सबूत पेश हुए वो सारे के सारे राम जन्मभूमि के पक्ष में थे, चाहे वो पुरातत्व के सबूत रहे हों, चाहे वो ऐतिहासिक सबूत रहे हों, चाहे वो लेखकीय सबूत रहे हों, चाहे वो पुस्तकों के सबूत रहे हों, चाहे वो आपके गजेटियर्स के सबूत रहे हों, जिनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी कोर्ट गजेटियर्स को दस्तावेज चल रहा था, आज विजय हुई है। जो कांग्रेस ने एक साजिश के तहत
कांग्रेस ने एक साजिश के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया था। 28 साल केस चला, खोदा पहाड़, निकली मरी हुई चूहिया। बीच में दूसरे किसी की वाइट ले लेते हैं, क्या बोला जाए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, भास्कर जी अपनी बात को पूरी करें आप। तो जो सारे सबूत थे वो पक्ष में थे, विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि के पक्ष में थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला जिस धारा के तहत लिया है उसकी अपील भी इसलिए नहीं संभव है कि एक अधिकार होता है उच्चतम न्यायालय के पास, संपूर्ण न्याय, वो सामाजिक स्थितियों को, न्यायिक स्थितियों को और दस्तावेजीय स्थितियों को देख के, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिस्थितियों को देख के संपूर्ण न्याय की अवधारणा करते हैं। ऐसा अपने आजाद भारत में 2-3 बार हुआ है, जिसमें से एक प्रकरण यह राम जन्मभूमि का भी है। तो सचिन, इन परिस्थितियों में आज अब ये जो हो हल्ला है, जो सारी स्थितियां हैं, जो लोगों की खुशियां हैं, जो लोगों की मिठाई काटने का तरीका है, शाम को कुछ लोग दिवाली भी मनाएंगे, क्योंकि जिस पक्ष की विजय होती है, यही मामला अगर ये इसके उलट कहीं फैसला आता तो सारे विरोधी ये सब कर रहे होते जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं या उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो मैंने बार बार आपसे कहा है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब आज हमें हमारी देश की एजेंसियों को उन ताकतों पे नियंत्रण करना है, उन लोगों पे नियंत्रण करना है जो देश के भीतर असुरक्षा का माहौल पैदा करते आए हैं। आपका तमाम जो बातचीत आपने हमारे साथ की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भास्कर जी, आप हमारे साथ